Sarthak, is it live now? Yes, just we have started live. We're live. Okay. Should I start? Yes, sir. नमस्कार, मैं कृष्णा हूँ। मैं सीएससी में डीजी पे जो प्रोजेक्ट है, आई मैनेज दिस प्रोजेक्ट, और इसमें जो भी बिजनेस और ऑपरेशन रिलेटेड काम होता है, इश्यूज आते हैं, वो दैट आई हैंडल। सो आज का हमारा उद्देश्य था डीजी पे के बारे में हम सभी भाई बहनों को इसके बारे में बताएं, जो थोड़ी अवेयर करें, कुछ बड़ा कंफ्यूजन इसको लेके वो हम लोग क्लियर करें। और इसके अलावा हम लोग इसमें क्या और नई चीज़ें करने वाले हैं, इसमें और क्या जो वीएलई नहीं कर रहे हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको डिजीपे के थ्रू, और हम क्यों कहते हैं कि सारे वीएलई डिजीपे करें। तो मैं आज सब बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे वीएलई, अपने जो हमारे वीएलई भाई बहन, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में डिस्पाइट ऑल ऑड्स आपने बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस की हैं, जाके डोर टू डोर सर्विस दी है, कैंप लगा के पेमेंट किया है, कहीं सरकार के सहयोग से, कहीं बिना सहयोग के आपने आगे बढ़ के लोगों की मदद की है। सरकार ने बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे वो ट्रांसफर किए थे, वो आपने लोगों को मदद करी निकालने में। और हम इस लॉकडाउन के पीरियड में 24 मार्च से लेके और ये हमने 12 जुलाई तक का जो देखा था, उसमें हमारे 2 लाख से ज्यादा वीएलईज ने ट्रांजैक्शन किया, पैसे लोगों को निकाल के दिए। हमने शुरू में चैलेंजेस भी फेस किए कि बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाने के, बैंकों के सर्वर बहुत ट्रैफिक होने की वजह से बहुत सारे डिक्लाइंस थे, उसमें फील्ड में इश्यूज भी हुए। उसके बाद भी हमारे वीएलई भाई बहनों ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा सीएससी की तरफ से। और हमारी और एक्सपेक्टेशन है कि आप इसी तरह इस पे डीजीपे पे काम करते रहें, डीजीपे पे अपना फेथ बनाए रखें। हम लोग कॉन्स्टेंटली इस पे काम करते हैं कि आपका जो आपकी बेसिस, जो आपका इनपुट्स आता है, जो आपकी डिमांड रहती है कि ये ऐसा होना चाहिए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो आज का है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डीजीपे में जो वीएलई नहीं करते हैं। बेसिकली मैं उनको बताना चाहूंगा कि DigiPay is the only platform where you don't need to associate with any bank. You are independent. You are only attached with CAC. Since you are already attached with CAC, therein you are attached with CAC. और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए, इस बैंक में नहीं होना चाहिए, और इसी ब्रांच से आपका ताल्लुक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो नेटवर्क है, so we have network all across the country. We have district managers everywhere. They are there to support you. In case they are not aware, there is escalation matrix. If they don't get to understand any issue, they escalate to their state spokes and then it is come to us. हम लोग भी डायरेक्टली भी बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आपसे बात करते हैं, तो हम आपके जो इश्यूज उसको एड्रेस करते हैं। जो आपके इनपुट्स आते हैं कि कैसा होना चाहिए, ये सर्विस किस तरह दी जानी चाहिए, क्या क्या और एनहांसमेंट होने चाहिए, वो आपके इनपुट के बेसिस पे हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की है और भी हम अभी लगे हुए हैं। हम और भी सर्विसेज जैसे जैसे हमें एनपीसीआई अलाउ करता जा रहा है वो हम ऐड करते जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कुछ सर्विसेज नई आनी थी जो कि डिले हो गई, वो फिर से उस पर काम चल रहा है और हम बहुत जल्दी नई सर्विसेज के साथ आएंगे। सबसे पहले मैं डीजीपे के बारे में बैकग्राउंड बता दूं कैसे हुआ। 2015-16 में जब एईपीएस लॉन्च हुआ था, 15 में इनफैक्ट 14-15 में जब स्टार्ट हुआ था, तो बैंक्स वर रिलेक्टिंग टू रोल इट आउट। सो उसमें एनपीसीआई ने हमें कांटेक्ट किया था कि वी शुड आल्सो हेल्प टू प्रोपोगेट एईपीएस इनटू द मासेस। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने फिर एनपीसीआई के साथ टाइप किया, एक बैंक के साथ टाइप किया, फिर हमने अपना एक सिस्टम बनाया और हमने फरवरी में पायलट किया था पौंडीचेरी में। बेसिस द एक्सपीरियंस देयर वी हैव डन एनहांसमेंट्स एंड वी लॉन्च इट इन मार्च विद द नेम ऑफ अपना धन। ये एक वेब वर्जन था और हम इसको चला रहे थे धीरे धीरे। पहले लोगों को होता नहीं था कि किसी के पास बैंक बीसी नहीं तो वो कैसे ट्रांजैक्शन करता था। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू, ट्रांजैक्शन पिकअप होनी शुरू हो गई और
6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख VLE, 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख VLE इसमें रजिस्टर होकर काम करना शुरू कर दिया। बहुत नया सिस्टम था, नया उस समय बस आया ही था, इवॉल्व हो रहा था। हमने बहुत सारी लर्निंग्स रही। तो एक लर्निंग ये भी थी कि वेब वर्जन जो होता है थोड़ा स्लो होता है, उसको कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर चाहिए होती है। और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे VLE भाई बहन रिमोट एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती। तो हमने दिसंबर 2012 में इस अपना धन को रीनेम करके, वो भी इनपुट हमें VLE से ही मिला था, तो हमने डिजीपे के नाम से इसको रीलॉन्च किया। इसका क्लाइंट वर्जन जो कि लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन दोनों पे चलता था, और ये कम बैंडविड्थ में भी चलता है। तो इस तरह हमने ये डिजीपे को शुरू किया था, और काफी अच्छा, जब से हमने क्लाइंट स्टार्ट किया काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, VLE के पास कनेक्टिविटी नहीं थी, वो सारे लोग इस पे आने शुरू हो गए, एंड वी बिकेम द लार्जेस्ट ट्रांजैक्टिंग एंटिटी इनटू बैंकिंग सिस्टम। हम सबसे ज्यादा हमने फिर ये हमारा जो DGPay था, ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, लोगों ने देखा, समझा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमसे बोला कि हम उनके सेटअप में उसको सपोर्ट करें, हमने वो भी किया। इसके बाद धीरे धीरे सिंस वी बिकेम सक्सेसफुल, और भी एंटिटीज आए, वो करने लग गए, हम भी कर रहे हैं। सो DGPay में अपॉर्चुनिटी क्या होती है, सिंस इट इज अ गवर्नमेंट सपोर्टेड सिस्टम, CC is a government supported system and we are in assisted model and we assist citizen through our VLE। तो उसमें क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा हुआ कि पेंशन जाती है, अब आप सबको ही पता है कि पेंशन हुआ, वेजेस हुए नरेगा के, या और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जाते हैं, सब आधार लिंक्ड अकाउंट में जाते हैं, ABPS के थ्रू, आधार पेमेंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू। तो आधार से जो भी अकाउंट लिंक्ड होता है उसमें पैसा जाता है। अब पहले सिस्टम होता था, नरेगा का ही एग्जांपल लें, या किसी और भी पेंशन आती थी, विधवा पेंशन आती थी, वृद्धा पेंशन आती थी, इन सारे पेंशन पहले क्या होते थे, ये चेक से या कैश में मिलते थे। उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, पूरे नहीं मिलते थे, चेक लगाने के लिए बैंक जाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने आधार के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू किया। अब ट्रांसफर तो हो गया, लोग निकालें कैसे? तो निकालने के लिए जब ये हमने शुरू किया, और अब भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, फिर कुछ बहुत सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बेनिफिशियरीज को एडवाइस किया कि CSC पे एक सिस्टम अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे कैश निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। तो इसीलिए हम लोग बार बार, आप लोग देखते होंगे, हम लोग बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं कि सब लोग इसको रजिस्टर करिए। कस्टमर आए तो उनको ना नहीं करिए आप, क्योंकि हमने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को बोला है कि हमारे CSC सबके यहाँ फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट हैं, और सब लोग ये बेसिक बैंकिंग सर्विस, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सारी VLE पे अवेलेबल है। हमने सबको ऑथोराइज किया है। अनलाइक बैंक्स, हम आपका इतना कोई एग्जाम नहीं, आपका ब्रांच में जाके अकाउंट नहीं खोलना, ऑथेंटिकेशन करना, रजिस्टर मेंटेन करना, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा है, इफ यू आर अ CSC यू आर अलाउड टू डू DGPay, and you only have to download a software and install it and start doing transactions. You won't have to do anything, any other formality. So how easy it is. So हमने फिर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने हमसे, जैसे कि एक खादी करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उन्होंने हमसे कहा, उनके आर्टिसंस हैं, उनके आर्टिसंस जो हैं उन्होंने हमसे एक एग्रीमेंट किया कि हम अपने आर्टिसंस को एडवाइस करेंगे कि आपके यहाँ जाके, क्योंकि उनके आर्टिसंस हैं जो धागे बनाते हैं, कपड़े बुनाई करते हैं, तो उनको जो पेमेंट जाती है उनके आधार अकाउंट में गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर अप करने लग गई है। पहले उनको अपने सेंटर्स के थ्रू, उनके जो जहाँ पे वो काम करते थे, तो उनके वहाँ से कैश में मिलता था। अभी क्या है, अब उनके अकाउंट में सीधे जाता है। तो अब वो पैसा कहाँ निकालें, बहुत रिमोट एरियाज में ATM नहीं है, बैंक पास में नहीं है, और अगर वो जाते हैं 7-8 किलोमीटर जाके पैसे निकालना, 7-8 किलोमीटर फिर भी एरिया वहाँ पे जहाँ बैंक अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे 20-25 किलोमीटर तो कोई ब्रांच और ATM नहीं होते हैं, जो हमने देखा है हमारे CSCs में। तो क्या करते हैं, उनको हम वो अपने आर्टिसंस को बोलते हैं कि आप किसी भी नियरेस्ट CSC पे जाके कैश निकालिए। अब क्या है कि हमने तो बताया उनको, अगर कोई VLE हमारा कहता नहीं ऐसी कोई सर्विस नहीं, हम करते नहीं है,
तो इट अर्न्स बैड नेम टू अस, और इन दैट केस हमें फिर वहां पे कोई नया वीएलई सेटअप जो लगाना पड़ता है, जो करता है डीजी पे, तो हमें करना पड़ता है। इश्यूज है, हो सकता है कुछ इश्यूज हो, इश्यूज एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम है जो कि उसको भी हमने काफी इम्प्रूव किया है। और पीरियड ऑफ टाइम पहले लोग भेजते सिस्टम अपने स्टेट में, फिर हमारे पास आती थी या टिकट जनरेट करने थे। अब हमने उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है जो digipet.csccloud.in पे है। उसमें कोई भी वेली जाके अपना RRN एंटर करके कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का भी कैटेगराइजेशन है, आपको कैश विड्रॉल में प्रॉब्लम है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, आपको मनी ट्रांसफर में प्रॉब्लम है, आपको पे आउट में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर कैटेगरी में जाके आप अपना RRN जो जनरेट होता है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, वो उसमें ऐड करें, उसमें डालेंगे, अपना KCID डालेंगे और अपना इशू रेज करेंगे। पहले तो क्या है, इशू भी रेज करने की जरूरत नहीं, आपको वहीं पे स्टेटस मिल जाता है। आपने जैसे RRN डाला, उस RRN का क्या स्टेटस, सक्सेसफुल था, फेल था, रिफंड हो गया, वो स्टेटस आपको आ जाएगा। तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। सॉरी। सो आप जो है वहां से पता कर सकते हैं। इन केस आप वहां के जो आंसर, जो ऑटो जनरेटेड आंसर्स है, उसे नहीं भी सेटिस्फाइड है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इश्यूज अपने लिखें। जो आप लिखते हैं उसका हम लोग अपने यहाँ फिर से उसको री-वेरीफाई करते हैं। जो आप वेरीफाई कर चुके होते हैं, आप सेटिस्फाइड, हम उसको री-वेरीफाई करते हैं, और बैक एंड में अगर कहीं मैनुअल चेक करना हो तो उसको चेक करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये इशू है, ये इतने दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, ये इनको क्या कंसर्न। जैसे कि एक इशू आता है कि कभी कभी बैंक के सर्वर में इशू होता है, तो क्या होता है कि उनकी ट्रांजैक्शन टाइम आउट होकर फेल हो जाती है और डेबिट हो गया रहता है। तो होता क्या है कि बैंक तो डेबिट कर चुका होता है, पर कहीं कनेक्टिविटी जो हमारी बैंक और PCI और हमारी है, उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया, तो हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता और ट्रांजेक्शन फेल होती है। या एक टाइमलाइन होता है, एक लैग होता है, टाइम लैग, उसमें अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम ऑटो फेल मान लेते हैं, डीम इट टू बी फेल, और वो हम आपको फेल का मैसेज देते हैं। पर क्या होता है, बैंक डेबिट कर चुका होता है कस्टमर का अकाउंट, तो पैसा बैंक के पास पड़ा होता है। तो आइडियली बैंक को 2 वर्किंग डेज में वापस कर देता है। पर फिर भी अगर रिकनसाइल नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ, तो हम क्या करते हैं, तरीका ये है, जैसे ATM में अगर पैसे फंस जाते हैं तो आप रिसीट लेके जाते हैं और अपनी बैंक में जाके कंप्लेन करते हैं, फिर वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आता है। तो यहाँ पे भी वही तरीका है जो RBI का जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है, कि हमारे जो वेरीज हैं वो क्या करें कि रिसीप्ट दे दें। रिसीप्ट कस्टमर लेके ब्रांच में जाता है और ब्रांच में बोलता है कि देखो मेरी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, पर फिर भी मेरे अकाउंट से काट, तो ब्रांच अपना फिर अपने रिकनसाइल करके उसको वापस करता है। पर अभी भी क्या है, APS नया सिस्टम है, ये जो आपका ATM है, 17 से 20 साल करीब करीब हो गया जो स्टार्ट हुआ, मेच्योर हो गया, ऑटो रिकनसिलिएशन हैं, तो वो रिफंड हो जाता है। उसमें भी फिर भी फंसते हैं, 7 से 10 दिन लगते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, वहां पे मशीन है तो वहां पे उनसे कोई लड़ने नहीं आता, हमारे VLE हैं, लोग आके को लगता है कि शायद, या क्योंकि ये एक मैनेज्ड एक ATM है काइंड ऑफ, तो उसमें लोग को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया, किसी ने पैसा रख लिया। अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और ब्रांचेज में भी, क्योंकि रूरल ब्रांचेज उतनी अवेयरनेस नहीं, तो वो बोलते हैं जहाँ निकाला है तो हमारा तो सक्सेसफुल है, आपने जहाँ निकाला वहाँ बात करो। तो उसके लिए आपको रिसीप्ट देनी चाहिए, फेल्ड का जो मैसेज है वो देना चाहिए और करना चाहिए। पर हमें भी पता है, फिर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे कि ब्रांच मैनेजर रिजिड होते हैं, नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं हमारे तो सक्सेसफुल है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम खुद मांगते हैं ठीक है, ये सिस्टम नहीं है, बट जस्ट टू हेल्प आवर VLEs वी आस्क the detail of the transaction, we on behalf of customer raise those issues with the bank, and if bank don't listen then we escalate to NPCI and that or any other forum, और वो हम रिफंड कराते हैं। that takes time, not always but sometimes it take time, and we follow with the bank, उनको रिस्पॉन्स आता है। पर एक रिक्वेस्ट हम है सभी VLEs से, जब ऐसे जब इश्यूज हैं जब रेज करते हैं, तो आप कस्टमर का पासबुक जरूर देख लें इश्यू रेज करने के पहले, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे इश्यूज हमारे पास आते हैं और हम बैंक को भेजते हैं, पता चलता है कि वो अमाउंट तो रिटर्न हो चुका होता है पर किसी ने चेक नहीं किया, और फिर हम भेजते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे सारे इश्यूज भेजते रहे बैंक को, और बैंक को लगता है कि ये लोग तो सक्सेस वाले भी भेजते रहते हैं, तो बैंक हमें सीरियसली नहीं लेगा। तो VLE से हम रिक्वेस्ट है
कि ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं तो प्लीज उसको आप चेक कर लें, कस्टमर का पासबुक चेक कर लें, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया और जिस दिन कंप्लेन करने आता है उसकी पासबुक चेक कर लें, या स्टेटमेंट निकलती है स्टेटमेंट चेक कर लें। हम आगे अभी टेस्टिंग चल रहा है, हम लोग बहुत जल्दी मिनी स्टेटमेंट भी लेके आएंगे, और जैसे ही हमें डिपॉजिट अलाउ कर दिया जाता है, जब ऑफर्स इकोसिस्टम में सारे बैंक आ रहे हैं तो हमारा भी साथ ही साथ होगा, तो वो डिपॉजिट भी आ जाएगा। तो जब मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा तो मिनी स्टेटमेंट निकाल के आप खुद भी निकाल के वो चेक कर सकते हैं कस्टमर के लिए। अगर जब तक नहीं है कस्टमर अपने ब्रांच में, अगर उस पर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकाल के आप चेक कर सकते हो पैसा आया कि नहीं आया। तो ये आप लोगों से एक आग्रह है कि आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि कोई अननेसेसरी जो हम लोग कंप्लेन भेजते हैं फिर बैंक उसको सीरियसली, हमारे जो जेन्युइन कंप्लेन है उसको भी सीरियसली नहीं लेते। तो एक आपसे ये बताना था। दूसरा एक इश्यू और आता है, जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? आपके सिस्टम पे क्लाइंट डला हुआ है, आपके मोबाइल पे क्लाइंट डला हुआ है, ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आपका क्लाइंट हमारा सर्वर एनपीसीआई से, एनपीसीआई बैंक से। तो जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है और सक्सेसफुल होती है, और कभी कभी जैसे लोग मोबाइल में करते हैं तो नेटवर्क फ्लक्चुएट बहुत करता है, आप देखते हैं खासकर इस समय जब लोग आ जा नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारे वीडियो कॉल कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा एक्सेस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो हमारा टेलकोज है उन पे लोड बहुत है और नेट बहुत फ्लक्चुएट करता है आजकल, कॉल्स आजकल बहुत ड्रॉप हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे और आपके बीच में कनेक्टिविटी कहीं कहीं ब्रेक हो जाती है ट्रांजेक्शन के बीच में, तो आपको ब्लैंक रिस्पॉन्स मिलता है अगर आपके मोबाइल का फ्लक्चुएट किया और हमारे सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक हुई तो उसमें क्या होता है, हो सकता है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आपको नहीं मिला। तो उसके लिए आप लोगों को बताना था कि 10-5 मिनट वेट करके अपना पासबुक दोबारा सिंक कर लीजिए, और आप देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया होता है। कस्टमर का आप डिटेल जरूर रख लें, अगर ऐसे केस में जिसमें ब्लैंक आता है, रिस्पॉन्स नहीं मिला, कस्टमर का नाम, नंबर और बाकी जो डिटेल आप रखते हैं वो रख लीजिए, और वो सिंक करिए। जो सिंक करने के बाद आपको अगर ऐसा आता है उस अमाउंट का, आपको हमने एक नया जो ऑप्शन दिया है मोबाइल में, तो आपको कस्टमर का जो आईडी उसका लास्ट का 4 डिजिट दिख जाता है। डेस्कटॉप वर्जन में जो रिमार्क वाला कॉलम होता है पासबुक में, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उतने की अगर सक्सेसफुल हुई है और आपको पता नहीं कि ये किसकी है, तो आप जो रिमार्क कॉलम उस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट 4 डिजिट दिखता है कस्टमर की आईडी का, जो कस्टमर आपको देता है ट्रांजैक्शन के टाइम पे। तो कस्टमर आईडी का जो लास्ट 4 डिजिट है वो दिख जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। वो कस्टमर मान लीजिए आता है आपको कि नहीं मेरे अकाउंट से तो कट गया, आपने पैसे नहीं दिए, आपको लगा कि रिस्पॉन्स नहीं आया तो फेल ही होगा। तो आप क्या करते हैं उसके लिए आप उसमें चेक कर लीजिए, क्लिक करिए, कस्टमर का लास्ट 4 डिजिट उसकी जो आईडी है उसका है, वो कस्टमर दोबारा आता है मैच करा लीजिए, उसको पैसे दे दीजिए। अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे वेली हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर बोला नहीं कट गया, जाके बैंक में कंप्लेन करो। आप जैसे हमने बीच में नोटिफिकेशन निकाला था, आप सबको बताया था कि 24 घंटे तक कंप्लेन मत करवाइए। वो क्या होता है कि कंप्लेन तो कर देते हैं बैंक की तरफ से, कभी कभी आ जाता है, बैंक को लगता नहीं मेरा सक्सेसफुल, तो वो क्या करता है चार्जबैक जैसी चीज होती है जब डिस्प्यूट्स होते हैं बैंक्स में। तो एक चार्जबैक जैसी चीज होती है जो हम लोग, हमारे यहाँ से कहीं आपका कंप्लेन आता है तो हमारे यहाँ से आपको कॉल जाती है या मेल जाता है कि आपके यहाँ ऐसा है, ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल थे, आपने पेमेंट नहीं किया, ये कस्टमर ने चार्जबैक। अब वो चार्जबैक को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें पेनल्टी के साथ वापस करना होता है, तो उसमें आपका नुकसान होता है। तो चार्जबैक जहां तक हो सके उसको मत रेज करवाइए, जब तक कि 24 घंटे वेट कर लीजिए, ट्रांजैक्शन देख लीजिए, ट्रांजैक्शन का स्टेटस पता कर लीजिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप dgpay.csccloud.in जो सपोर्ट पोर्टल है उसमें जाके सपोर्ट पर क्लिक करिए, अपना विड्रॉल में जाके अपना आपका क्लाइंट लॉग भी एक आता है, क्लाइंट लॉग में एक रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, कितनी भी जो भी ट्रांजैक्शन करती है उसकी रिसीप्ट जनरेट हो जाती है। तो उस रिसीप्ट पे अगर आर नहीं भी जनरेट हुआ है आपका, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एक डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है क्लाइंट लॉग में। वो डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी आप डालेंगे, उसमें 2 ऑप्शन होता है, या तो आप आर डालिए या डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी डालिए। डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी डालते ही आपको अपने ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स मिल जाता है, सक्सेस था या फेल था। सक्सेस है तो पेमेंट कर दीजिए। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं क्या करूं, या ऐसे कस्टमर के अकाउंट से कट जाता मुझे पता नहीं चलता। तो बहुत सारे तरीके चेक करेंगे, 2 तरीके जो मैंने आपको बता दिए। पासबुक में सक्सेसफुल कोई अमाउंट सेटल हुआ तो उसमें जाके आप लास्ट 4 डिजिट देख लीजिए, कोई भी ब्लैंक रिस्पॉन्स आता है तो कस्टमर का डिटेल नोट कर लीजिए, आप वहां से फिर मैच करा के उनको पेमेंट कर दीजिए अगर उनको लगता है कट गया है। दूसरा,
आपको कुछ नहीं आया है तो आप क्लाइंट लॉग में जाइए, क्लाइंट लॉग में उस दिन की ट्रांजैक्शन चेक करिए, टाइम चेक करिए, उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आ रहा नहीं भी तो ट्रांजैक्शन डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी होगी, उस डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी से आप उसमें बताइए कि क्या, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है उस ट्रांजैक्शन का, सक्सेस है, फेल है. सो यू विल बी एबल टू चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस इन केस यू डोंट गेट रिस्पॉन्स. और एक और है, अभी आप अगर देखें कुछ ऐसा होता है तो स्टेटस चेक का एक ऑप्शन आता है ट्रांजैक्शन के बाद. तो आप अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्लैंक है तो स्टेटस चेक कर दीजिए. वो दोबारा एक बार चेक करके सर्वर, क्योंकि कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी आपकी ट्रांजैक्शन के टाइम पे, वो दोबारा चेक करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा. तो आप अगर ऐसी कुछ इश्यू आती है और स्टेटस चेक का बटन आता है, स्टेटस चेक बटन पे आप जो उस पर आएगा टैब पे प्रेस करिए, क्लिक करिए, आपको फिर से चेक करेगा स्टेटस और आपको बता देगा कि सक्सेस है, फेल है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं. तो ये इशू जो है इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. अभी हमारा जो लॉकडाउन पीरियड में हमने 2-3 स्कीम्स चलाई थी. पहला था कि हम लोग एक आयरिस कॉन्टेस्ट चलाया था. हर स्टेट में जो टॉप के 5 जो लोग हैं, और एक मिनिमम उसका थ्रेशोल्ड था कि आपको कम से कम 300 कस्टमर्स सर्व करने हैं. तो जब 26 मई तक था, 27 अप्रैल से 27 मई तक, उस पीरियड का हमने निकाल के हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है. वी आर इन प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग दोज आयरिस स्कैनर्स. अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से उसमें भी इश्यूज हैं, पर ये प्रोसेस में है. जैसे आ जाएगा वी विल send it to the winners, contest winners, and they will have it and they can also use that in DigiPay and elsewhere in CC ecosystem. So that is one. दूसरा हमने एक 100% कमीशन का कॉन्टेस्ट चलाया था, सॉरी एक स्कीम चलाई थी. उसमें 11 मई से 17 मई तक जितने लोगों ने ट्रांजैक्शंस की थी, 80% तो हम इमीडिएटली पे करते हैं, नेक्स्ट डे आपका कमीशन आ जाता है. उसमें अगर बचता है कुछ, उसमें अगर कहीं बचता है जो 20%, वो हमने आपको पेमेंट कर दिया है. आपके सबके डीजी पे पासबुक में क्रेडिट हो गया होगा और लोगों ने कंफर्म भी किया कि आ गया है. तो दो जो हमने स्कीम चलाई थी उसका हमने कर दिया है. दूसरा आपको बताना चाहता था मैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में मार्च से और अब तक 2 लाख वीएलईज हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है डीजी पे में. तो 2 लाख इज अ बिग नंबर. आप लोगों ने किया, यू हैव रिपोज फेथ इन अस, वी आर थैंकफुल टू यू. एंड during this period we have done transaction worth 3000 crore. That is also a remarkable thing कि डिस्पाइट लॉकडाउन सेंटर्स बंद थे फिर भी हमारे बहुत सारे वीएलईज ने मैनेज किया. कहीं कहीं गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग जाओ करो, रोस्टर बना के दिया, और कहीं खुद वीएलईज ने इनिशिएटिव लेके, खासकर हमारी महिला वीएलईज जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उन लोगों ने जाके डोर टू डोर जाके लोगों को पैसे दिए. अभी जैसे जो हमारी जनधन खाते हैं, जो हमारे महिलाओं के जनधन खाते हैं, उनमें देखा हमने कि हमारी जो बहुत सारी महिला वीएलईज हैं उन्होंने जाके घर घर जाके, क्योंकि वो लोग नहीं आ सकते थे, अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है रूरल एरियाज में, तो उन महिलाओं को जाके उनका पैसा निकाल के उनके घर में दिया. तो बहुत सारी स्टोरीज आई, आपने देखा होगा ट्विटर पे, हमारे न्यूज़लेटर में, सीसी न्यूज जो ऐप है उसमें इस बारे में काफी कुछ छपा. सो एवरीबडी हैज डन अ वेरी गुड जॉब, बट हमें इसको कंटिन्यू रखना है. बहुत लोगों ने जैसे 2 ही ट्रांजैक्शन कर ली, हमने बोला कि आप करिए, देखिए इशू है, बताइए, वी विल इम्प्रूव इट. सो हमने उसको किया था. अब हम आते हैं, हमने आपका सपोर्ट सिस्टम क्या किया है. एक और आपको बताना था, जो एनईएफटी करते हैं, एनईएफटी जैसे होता है पेंडिंग आ जाता है, हमने क्या किया है. पहले आपको पता होगा जो डीजीपे पुराने पहले से कर रहे हैं, जो पुराने यूजर्स हैं डीजीपे के, नेक्स्ट डे फंड सेटल होता था. जो आप ट्रांजेक्शन करते थे, फिर नेक्स्ट डे हम पेमेंट आपका सेटलमेंट करते थे पे आउट होने के बाद. अभी हमने सेम डे पे आउट का स्टार्ट किया है पिछले 8-10 महीने से, और हम आपका पे आउट करते हैं और हम आपको पेमेंट करते हैं. लॉकडाउन पीरियड में हमने, क्योंकि इश्यूज थे, फंड की रिक्वायरमेंट थी, सो वी टुक चार्जेस ऑन आवर सेल्फ, और आपको हमने दिया कि आप IMPS कर लीजिए, एंड वी मेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट. वी बेयर दैट कॉस्ट, and so that you can smoothly function during lockdown. So अब वो खत्म हो गया, 1 जुलाई से हम वापस वो चार्जेबल है, because that is a huge amount. अगर हम उसको कर दे फ्री तो हमारा तो एनईएफटी के बारे में बताता. तो बल्क एनईएफटी जो होती है, नॉट इनटू आवर सिस्टम, अक्रॉस द नेटवर्क, अक्रॉस द बैंकिंग
सिस्टम। जो बल्क एनईएफटी है, जो बैंक हॉलीडेज होते हैं, जो आरबीआई के हॉलीडेज होते हैं, बल्क एनईएफटी उसमें काम नहीं करती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे डीजीपी में बल्क एनईएफटी होती है, तो बल्क एनईएफटी कोई बैंक हॉलीडेज है, जैसे 2nd एंड 4th सैटरडे और संडे एनईएफटी नहीं होती है। वो आप लोग जो भी करते हैं आपको पेंडिंग स्टेटस दिखाता होगा, तो दैट इज नॉट एन एरर, वो पेंडिंग है क्योंकि बैंक का एनईएफटी सर्वर बंद है। मंडे को जैसे ही स्टार्ट होता है वो आपको प्रोसेस हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। तो पेंडिंग डज नॉट मीन कि वो एक कोई एरर है और पे आउट फंस गया, ऐसा नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, नॉन वर्किंग सैटरडे और संडे को एनईएफटी अगर करते हैं पेंडिंग आता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं, वो मंडे को क्लियर हो जाएगा। और आपको फंड की बहुत जरूरत है तो मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट ले लें और उसको आप अपने यहाँ कर लें। वो फंड आपका आईएमपीएस तो इंस्टेंटली, वो तो 24 घंटे काम करता है, 365 डेज, एक्सेप्ट 2-3 डेज जो आरबीआई हॉलीडेज होते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 25 दिसंबर को, 3 दिन छोड़ के ये 365 में 3 माइनस करके 362 दिन चलता है। तो आप उसमें कर सकते हैं एनईएफटी फ्री। आईएमपीएस के कुछ चार्जेस जो हमसे बैंक चार्ज करता है वो हम आपको पास ऑन कर देते हैं। तो ये एक एडवाइस थी आपको। सेकेंडली, अब आते हैं सपोर्ट सिस्टम पे। हमने सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्या डेवलप किया है। सपोर्ट सिस्टम आपको जैसा बताया dgpcccloud.in पे आप जाके अपने जो भी इश्यूज हैं बता सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं, वैसे आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे dgpcccloud.in पे आपका कोई भी इशू होता है, आप उस पर जाके ट्रांजैक्शन में आप अपना RRN या डिवाइस ट्रांजैक्शन आईडी आप एंटर करते हो और आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। दूसरा, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो हमारे इसी सेम पोर्टल पे आपको ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है। तो उसमें किस तरह के एरर, जितने एरर्स आते हैं उन सबका क्या सोल्यूशन है उस पर डाला हुआ है। तो आप जाके उस पर रिफर करके, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कोई ये प्रॉब्लम, कोई एरर आ रही है आपको रजिस्ट्रेशन में, इंस्टॉलेशन में या ट्रांजैक्शन में कोई एरर है, तो उस एरर का क्या मतलब है, वो वहां से आप रेफर करके खुद समझ सकते हैं कि क्यों आ रहा है ऐसे, और आप खुद उसको चेंज करके ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। और हमारे रूरल एरियाज में जो हमने बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको हमने सीसी को सिस्टम में ऐड किया, जिनको नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, उनको ट्रेनिंग दी और वो लोग खुद कर लेते हैं। तो आप लोग तो काफी दिन से जुड़े हुए हैं, काफी स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपसे पता चलता है कि ये कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से हम अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं चीजों में सीसी में। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ सेम पोर्टल पे जो डीजीपे का ड्राइवर है, तो जो भी कुछ ड्राइवर होता है आपका डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, तो आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है, तो इसी सेम पोर्टल से dgpcccloud.in से आप डीजीपे के ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डीजीपे का इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपका बायोमेट्रिक, अगर उसका आरडी सर्विस नहीं है, उसके ड्राइवर्स आपके पास नहीं है, तो उसके ड्राइवर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ इस पोर्टल से डाउनलोड करके चला सकते हैं। अब आते हैं कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारे जो वेलीज ने लॉकडाउन में कह दिया, जब कैश अवेलेबल नहीं था तो क्या किया उन्होंने, कैश कहाँ से आएगा। आपको एक टीडीएस के, मैंने अभी ट्वीट किया था, उस पर बहुत सारे आए कि आप टीडीएस के बारे में भी जरूर बताएं। तो देखिए, टीडीएस जो है गवर्नमेंट का एक एक्ट के थ्रू उन्होंने ले आया है, एक वो इम्पोज है उस पर, और वो लगेगा, उससे हम बचने से उसका तरीका है। हम लोग बात कर रहे हैं, वी हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एंड दे आर आल्सो कंटेंट, नॉट ओनली वी, देयर आर मेनी अदर बैंक्स लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि उनकी भी ब्रांचेज रूरल एरियाज में नहीं है, तो उन्होंने भी बनाए थे अपने सेंटर्स। अब उनको भी कैश नहीं मिल पाता है, तो अब वो कैश कहाँ से अरेंज करें, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दे हैव all these private banks and we have given representation to competent authority. They have taken up with the authority who decides on TDS, और उस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। इट इज टेकिंग टाइम, बट आपको मैं बता दूं, जैसे 20 लाख कैसे कुछ कट रहा है, तो जिन लोगों ने 3 साल का ITR फाइल किया है, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का ITR फाइल किया है, उनको 20 लाख के ऊपर TDS नहीं लगता। अगर कोई बैंक काट रहा है तो अपने डिक्लेरेशन जाके दे दीजिए कि ये मेरा 3 साल का ITR फाइल किया है, इसका आप देखिए। दूसरा,
एक हमने सर्कुलेट किया है, आपको भी शायद मिल गया होगा, नहीं मिला तो अभी हम कहीं डाल देंगे। एक होता है लो टीडीएस का एक एप्लीकेशन होता है, उसमें आप जाके अप्लाई कर दीजिए कि मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे कैश की जरूरत पड़ती है, तो आप 2% ना करके लो टीडीएस काट लीजिए, तो वो 1% पे ले आते हैं। वो भी एक टेम्पोररी अभी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन हमें जो कंपनी अथॉरिटी उन्हीं से मिलेगा, और ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बीसीज हैं, कैश आउट पॉइंट्स हैं जो बैंक्स ने बनाए हैं, तो सबको प्रॉब्लम हो रही है, पूरी इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबने रिप्रेजेंटेशन दिया और सोल्यूशन सबके लिए आएगा ही आएगा, इतने लोगों को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, तो वो सोल्यूशन आएगा। तब तक के लिए हमने देखा हमारे बहुत सारे वीएलई बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया। पहला ये कि बहुत सारे वीएलईज ने लोकल शॉपकीपर्स से टाई अप किया, अपने हाट बाजार जो भी है, दे हैव टाइड अप विद लोकल शॉपकीपर्स, दे अरेंज। तो जो लोग शॉपकीपर्स हैं दिन भर का सामान बेचते हैं, उनका कैश इकट्ठा हो जाता है, तो वो कैश क्या करते हैं, हमारे वीएलई देते हैं, वीएलई उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बट नॉट थ्रू यूपीआई। यूपीआई में चार्जेस लगते हैं, अगर कोई यूपीआई करता है, कल मैं एचडीएफसी बैंक से भी बात कर रहा, तो कोई यूपीआई के चार्जेस अगर 20 से ज्यादा यूपीआई करते हैं, तो बैंक उसको एज्यूम करता है कि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी चल रही है, इसलिए बार बार लोग यूपीआई कर रहे हैं। तो बैंक ने 20 का एक लिमिट लगाया है, 20 से ऊपर अगर यूपीआई करते हैं एचडीएफसी बैंक में, जहाँ जिनका सेटलमेंट अकाउंट है, ये भी मेरे पास आया था क्वेश्चन की कैसे करें एचडीएफसी में, तो 20 के ऊपर अगर यूपीआई करते हैं तो उसमें चार्जेस हैं, वो बैंक लगाता है, एज्यूमिंग दैट देयर माइट बी सम फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। अगर कोई 20 क्यों करता है एक महीने में ज्यादा, 20 यूपीआई की क्या जरूरत पड़ती है, दैट इज वन। सेकेंडली, एक चार्जेस लगते हैं, हम स्पेशली मैं उन वेलीज को बोलना चाहता हूँ जो लोग बिजली का बिल कलेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन जो लोग करते हैं, उनके पास कैश आता है, तो वो कैश क्या करते हैं, बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, और कोई भी बैंक कैश हैंडलिंग चार्जेस लेता है कैश पे। अभी एचडीएफसी बैंक ने 10 या 20 लाख पे लिमिट लगाया है, वो बढ़ा सकता है, बट नॉट फॉर एवरीवन, जो ज्यादा करते हैं उनके लिए कर सकता है। पर मेरा आपसे कहना है कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन करते हैं या कोई ऐसी सर्विस देते हैं जिसमें कैश आता है, लोग कैश लेके आते हैं और आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस कैश को आप रोटेट कीजिए। मान लीजिए अगर आपको 1% कमीशन मिलता है, आपने 1,000 का बिल जमा किया और आपको 10 रुपया कमीशन मिला, 1% उसमें जो काट के जो भी आपको मिलता है, मैं एज्यूम करता हूँ कि 1% मिलता है अगर आपको, तो आप 10 रुपए तो उस पर आपको मिल गया इनकम, पर आप फिर वो कैश जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, बार बार करते हैं, आपको चार्ज लगाता है। उस चार्ज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस कैश को डिजीपे के माध्यम से आप लोगों को विड्रॉल करने का फैसिलिटी दीजिए। अपने गांव में लोग आपके यहाँ के कैश विड्रॉ करेंगे, और आपको क्या होता है, उस कैश जो आपके पास आया, लोग लेके आए, जमा किए, कैश जमा हुआ, 1% आपको उसमें मिल गया इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन की सर्विस देने पे। पर जब आप वो कैश विड्रॉ कराएंगे लोगों को, तो आपको फिर से जो डीजीपे का कमीशन है वो भी मिलेगा। तो आपको अगर 1,000 का आपने कैश विड्रॉ कर, 1,000 का आपने विड्रॉल करा दिया, लोग आए और उनको चाहिए कैश, आपने उसको हेल्प कर दी, फैसिलिटेट कर दिया विड्रॉल, तो आपको करीब 14 रुपए की इनकम हो जाती है। मतलब आपको 1,000 पे आपका टीडीएस और शेयर काट के 80% जो होता है वो आपको 4 रुपए के आसपास मिलता है, तो 10 रुपए, ये 14 रुपए की इनकम हो गई। तो आपको कैश जाके बैंक में क्यों जमा करना, और आपने विड्रॉल करा दिया, जो कैश आपके पास, जो आपने विड्रॉल किया, जो कैश गया वो आपके अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो गया, तो आपको तो इशू ही नहीं है उसमें। तो आप एज अ बिजनेसमैन, बैंक भी क्या करता है, बैंक आप जाते हैं ब्रांच में, तो वो नोट पीछे थोड़ी मंगाता है, आप लोग जो जमा करते हैं वही बैंक का जो टेलर होता है वही कैश आपको डिसबर्स भी करता है, जो लोग पैसे निकाले उनको भी देता है। तो इस तरह आप भी उसको सीखिए, कैश रोटेशन का काम, क्यों बैंकिंग सर्विस है, इसमें जितना अच्छा आप कैश रोटेशन कर पाएंगे उतना आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो कैश रोटेशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कैश आपके पास जो आता है उसको जमा करने के बजाय, कहीं और यूटिलाइज करने के बजाय, आप विड्रॉल में हेल्प करिए। कुछ दिन में डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा, पीछे उस पर काम कर रहा है, जैसे वो हो जाता है अलाउ कर देते हैं हम लोग, वी विल आल्सो स्टार्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट में भी आपको कैश आएगा। आप डीएमटी करते हैं उसमें भी कैश आता है, वो भी कैश यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में जो कैश आता है उस कैश को भी आप डीजीपे में डिसबर्समेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो तरीके बताए, अब हमारा जो सीएससी ग्रामीण पोर्टल है उसमें भी बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, आप सामान पहुंचाते हैं, आप सामान पहुंचाते हैं तो भी आपको कैश मिलता है, तो वो जो कैश मिलता है उस कैश को भी आप यूटिलाइज करते हैं। जो डिलीवरी करते हैं तो गांव में लोग कैश में पेमेंट करते हैं, तो उस कैश को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिसबर्समेंट के लिए, कैश
विड्रॉल जो है डीजीपे में उसकी सर्विस के लिए, और दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम the TDS being deducted from your account on every cash withdrawal you do with the bank, right? So ये जो बेस्ट प्रैक्टिस, और ये हम नहीं बता रहे, ये जो VLEs कर रहे हैं, जो हम पूछते हैं कि कैसे कर पा रहे हो, कैसे मैनेज कर, बहुत सारे VLE बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और TDS के नेट में भी नहीं आए हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो कैश रोटेट करते हैं, कैश अरेंज करते हैं लोकल में, कैश अरेंज किया और NEFT से उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैश ले लिया लोकल मार्केट से। एक फेथ है, पहले तो आपके ऊपर लोगों का आसपास में फेथ होना चाहिए, वो फेथ बिल्डअप करिए कि आप क्या, आपको कैश दिया था आप ट्रांसफर कर देंगे, आपके यहाँ कैश अगर आएगा तो। दूसरा, जो कोई एक जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी ने अटेंड किया है तो उसमें सिखाया जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि आप कैश उतना ही निकालें आपको जितनी जरूरत है, बैंकिंग सिस्टम में रहने दें आपको भी उससे, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है और उसमें देश का भी भला होता है, कि क्योंकि सिस्टम में, कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा यूज है। अब क्या होता है, 10,000 रुपए आप जाके कस्टमर निकाल के अपने घर में रख लेता है, उसको जरूरत नहीं है, बट वो क्या कि मैं रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगा, तो वो 10,000 सिस्टम में ब्लॉक पड़े, वो 10,000 कहीं बैंकिंग सिस्टम में यूज होंगे, पैसा तो उसका ही हो, आप उसको जरूरत पड़े दोबारा जाके निकाल लेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक 4 बार विड्रॉल का ऑप्शन देता है अपने कस्टमर को गाँव में, तो आपको नहीं जरूरत है 10,000 तो इकट्ठा मत दिखाए, जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत हो तो मत दिखाए। तो आप भी कस्टमर्स को एजुकेट करिए। मैं साइक्लिक ट्रांजैक्शन की नहीं करेंगे, चलो 2,000 फिर कल 2,000 फिर परसों 2,000, ऐसे नहीं। बैंक भी बहुत मॉनिटर करते हैं इसको, बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। आप देखते होंगे बहुत लोगों को एक्सीड लिमिट आता है, एरर कोड 57 आता है, उनको लगता है बार बार उनको ब्लॉक करते हैं कस्टमर को, उनका ही कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ये सब सिस्टम्स हैं, तो आप उससे बचने के लिए एक एजुकेशन है, जरूरत है तो निकालिए, जरूरत नहीं तो मत निकालिए। अब जैसे बहुत लोग देखा कि 10,000 निकालना है तो 3,000 करके, वो सिस्टम गलत है। दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, डेलिबरेट फ्रॉड, और उस पर एक्शन लिया जाता है बैंक की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से, और हम भी एक्शन लेते हैं। वी हैव सिस्टम टू ट्रैक सच ट्रांजैक्शंस। तो कोई ऐसा करता है कि नहीं चलो मैं इसे कमीशन करा, वो बहुत दिन चलेगा नहीं, 2-3 बार आया तो फिर हम फोर्स्ड होंगे एक्शन लेने के लिए। बैंकिंग सिस्टम अगर रहना है तो वी हैव टू adhere to the banking norms, जो रूल्स एंड गाइडलाइंस आरबीआई के, वो विल हैव टू adhere to that। सो आप लोग भी प्लीज इसको समझिए, ऐसी ट्रांजैक्शन मत करिए जिससे कि नाम खराब हो आपका और हमारे सिस्टम का। तो इससे भी बचना है, हमें लोगों को एजुकेट भी करना है कि जिनको जितनी जरूरत है, मान लो कि उनको महीने का खर्चा 4,000 रुपए है तो 4,000 निकाल लें, या उनको 2,000 है, 2,000 15-20 दिन बाद जरूरत, 15-20 दिन बाद 2,000 निकाल लें। बार बार निकालने से क्या होता है कि वो सिस्टम में एज ए साइक्लिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको, है ना, राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं उसको। तो इन ट्रांजैक्शंस पे बहुत सख्त है आरबीआई, और इस पे एक्शन लेता है, उस पर पेनल्टी भी लग सकती है अगर कोई ऐसा बार बार करता है। तो प्लीज इन सिस्टम चीजों से बचिए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन मत करिए जिसमें ऑडिट हो जाए और आप पे पेनल्टी लग जाए, तो ये बैंक लगा देगा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों से बचिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, पर हम अभी भी सभी वीएलई से बोलेंगे कि आप सभी लोग इसमें रजिस्टर करें, रजिस्टर करके ट्रांजैक्शन करें, इसको एक्सपीरियंस करें, डीजीपे को कैसे चलता है, क्या होता है। हमने आपके सहूलियत के हिसाब से जो आपकी फीडबैक्स थे, जो हम लोग 1,000 जो सिक्योरिटी अमाउंट था उसको फिर से हमने 100 कर दिया, ताकि आपको दैट वाज नॉट अ सिक्योरिटी अमाउंट, वो हम एक क्वेश्चन मनी रखते थे कि अगर कुछ क्योंकि सीरियस लोग इस सिस्टम में काम करें, तो फिर उसको हमने 100 किया कि जो लोग नहीं रख सकते अफोर्ड करते 1,000 रुपये रखना, वो भी इसमें काम कर पाए, सर्विसेज दें लोगों को। तो ये भी किया हमने, आपको सेम डे पे आउट, उसके लिए हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ा, हमने फंड अरेंज किया ताकि आपको पैसा मिल जाए टाइम पे, आप रोज उस लिक्विडिटी मिल जाए तो आप ट्रांजैक्शन ज्यादा कर पाए। तो वो सब हम करते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, और हम करते रहेंगे। वी आर इम्प्रूविंग दिस सिस्टम। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ हम बताते हैं उसको समझिए, उस हिसाब से करिए, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए भी होगा, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम, गवर्नमेंट भी बहुत जगह रिकमेंड करती है कि सीसी के पास जाके आप कैश विड्रॉ करिए। तो डीजी पे करते हैं तो हम ट्रैक कर पाते हैं कौन कौन करता है, और गवर्नमेंट को भी कहीं कहीं रिपोर्ट करना होता है कि हमारे इन सेंटर्स ने हेल्प किया विड्रॉल में। जैसे हमने अभी लॉकडाउन में काफी कुछ हमने रिपोर्ट किया कि हमारे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना हेल्प किया है। तो आप भी उसको आगे बढ़ाइए। आपके जो वेली हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी बताइए कि डीजी पे काम करें।
जो लोग अच्छा कर रहे हैं बाकी अपने दोस्तों को ही बताएं, जो उनके वीएलई भाई बहन है उनको बताएं कि उनको करें, इससे उनका इनकम, क्योंकि हर किसी का लिमिट है ना, आप जाके 10 किलोमीटर दूर तो या 5 किलोमीटर दूर या इनफैक्ट 3-4 किलोमीटर दूर भी जाके आप ये सर्विस नहीं दे सकते। आप अपनी पंचायत में या अगल बगल की पंचायत, छोटी पंचायत अगल बगल की पंचायत में कर सकते हैं, दूर तो नहीं कर सकते। तो दूसरों को भी बताए जो नहीं कर रहा वो करे। सपोर्ट सिस्टम है बनाया, वो भी है, उस पर आप करें। हेल्प डेस्क है, उस पर कॉल करें, कुछ बहुत ऐसा इशू नहीं कोई सुन रहा तो हमारे डीएमडीसी उनको तो उनको नहीं समझ में आएगा तो वो आगे से अपने स्टेट में जो स्पोक है उससे बात करके आपको सोल्यूशन देंगे। हमने उनको भी बोला है, उसको उनको उस हिसाब से ट्यून किया है कि वो आपकी इश्यूज को समझ सकें, बता सकें, नहीं है तो उसको आगे बढ़ाएं। कोई नहीं करता है, नहीं सुनता है तो आपको उसका भी सिस्टम है, आप उसको कैसे एस्केलेट कर सकते हैं। कंप्लेन सिस्टम भी कंप्लेन करे कि आपका कोई, हमारा कोई एम्प्लॉय आपका आपकी इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर रहा, नहीं सुन रहा है, तो वो भी हम देखते हैं, करते हैं, उसमें भी जवाबदेही होती है। तो दूसरा, एक मुझे ट्वीट पे ही किसी ने पूछा था कि हम ऑपरेटर्स क्यों नहीं अलाउ करते डीजीपे पे। पहले करते थे, उसको हमने बाद में बंद किया। क्यों बंद किया मैं वो भी बता देता हूँ। आपने देखा होगा बैंक से बैंकिंग सिस्टम में, जब बैंक आया 2014 में क्योस बैंकिंग, 13 में क्योस बैंकिंग लेके, तो सब क्यू का ऑप्शन देते थे। सब क्यू का ऑप्शन में क्या आता है, लोग ट्रांजेक्शन आप भी कर सकते हैं, आपके जो ऑपरेटर्स है वो भी ट्रांजेक्शन कर सकें। तो उसमें क्या होना, धीरे धीरे काफी फ्रॉड्स रिपोर्ट होने लगते हैं और हमारे वीएलई फंस गए। अभी भी हमने देखा डीजीपे में भी हमने बहुत सारे रिलैक्सेशन दे रखे थे, हमने सिक्योरिटी इसलिए बढ़ा दी उसमें। तो क्या होता था, ऑपरेटर्स यूज करते थे, वो पीछे से कोई वीएलई है जो ट्रस्ट करता है ऑपरेटर पे, वो क्या किया, ऑपरेटर्स ने कुछ फ्रॉड किया और वीएलई को पता नहीं, उसका ऑपरेटर जाके कहीं पे ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके भी आप पे, यहाँ आईडी तो मैं कोई वीएलई की ना, कुछ फ्रॉड कर दिया तो वीएलई फंसता है। बहुत जगह ऐसा हुआ, केस हुआ, पुलिस केस अभी भी चल रहा है। तो हमने अपने वीएलईज को सेफगार्ड करने के लिए ये किया कि वीएलई ही काम कर पाए। देखिए मोबाइल पे और लैपटॉप पे अगर आप चाहते ही हैं कि कोई ऑपरेटर काम करे, आपके घर में कोई काम करे, तो एक आपके पास लैपटॉप है, एक उसमें आप लॉग इन करके दीजिए, काम करे। पर यह है कि आपकी नजर के सामने काम करें, कहीं इधर उधर करता है, कुछ फ्रॉड किया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसा है जो सीरियस फ्रॉड है तो उसमें फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फिर अरेस्ट भी हुए हैं। मैंने देखा था कुछ वेलीज का, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, पर क्या है कि उनकी गलती थी क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम किसी और को यूज करने दिया, फ्रॉड करने दिया। तो इससे बचाने के लिए हम लोग ऑपरेटर सिस्टम इसमें नहीं रखते हैं। डीजीपे में पहले था, वो बंद कर दिया। दूसरा, हम लोग डीजीपे में अकाउंट अपडेट करने का ऑप्शन देते थे पहले, उसमें भी देखा कि किसी ने पासवर्ड जान लिया और जाके अपडेट कर दिया और अपडेट करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। वेली कुछ वेलीज के पैसे वो लाखों रुपए के उन पे बाहर आ गया, उनके ऊपर चला गया। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए हमने ये चीजें इम्प्लीमेंट की हैं। दिस इज ओनली फॉर योर सिक्योरिटी कि हम ऐसा करते हैं। दूसरा, डीजीपे सिस्टम में आपका बहुत सारा पैसा आता है। आपका, आप देखिए पीएमजी का पेमेंट आ रहा है, आपका ईसीआई का पेमेंट आ रहा है, वाईफाई भी का पेमेंट शायद आए कुछ दिन में। तो ये सब बड़ी पेमेंट्स आती हैं और कोई और आपका सिस्टम यूज कर रहा है, उसने कुछ भी इधर उधर कर दिया तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट यू हमने ये सिस्टम बनाया है। दूसरा, हम अपडेट का भी ऑप्शन नहीं देते। अपडेट एक बार आपने अकाउंट अपडेट कर दिया, अब क्या डीजीपे में नहीं होता, डिजिटल सेवा पोर्टल में उसमें 60 डेज का है। अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया तो 60 डेज बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आपको बार बार बदलना पड़े। तो पहले जो हम डीजीपी अपडेट करने का ऑप्शन देते थे उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हुए थे, जो हमने रिपोर्ट आई थी और देखा था हमने, वेलीज को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, 60 डेज का ऑप्शन दिया, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। डीजीपी में आपके बहुत सारे पैसे आते हैं, तो अगर कोई भी बार बार चेंज कर ले, करके जाके चेंज कर ले, आपका पैसा लेके भाग जाए तो दिक्कत है। रूरल एरिया में बहुत सारे लोग हैं गुड फेथ में अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, करना नहीं चाहिए बट कर देते हैं, और फिर वो नुकसान हो जाता है तो फिर हमसे हेल्प मांगते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो ये सब हमें हिसाब से आपको सेफ गार्ड करने के लिए सब सिस्टम हमने बनाए हैं। ऐसे ही डीएमटी है, डीएमटी में ओटीपी का लोग इश्यू बताते हैं। देखिए ओटीपी पहली बार आप जब रजिस्टर करते हैं, ओटीपी इज ऑल्सो टू सेफ गार्ड यू। वो जो गाइडलाइंस हैं, जो डीएमटी की गाइडलाइंस है, एक रेमिटेंस होता है, एक डीएमटी होती है। रेमिटेंस भी अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो उसमें जो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर है। पर जब कैश आता है तो कस्टमर भी रिस्क पे, आप भी रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमने ओटीपी का ऑप्शन, और कल को कस्टमर को यानी आपने ऐसा कर दिया तो आप बोल सकते हैं ना कि ओटीपी आपने बताया था, हम कैसे कर सकते हैं बिना आपके। तो इट इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी एलिगेशन, एनी चार्ज। हमने वो
ओटीपी 4 लोगों ने 4 ओटीपी डालनी पड़ती है, वो ऐसा नहीं है, वो 4 बार नहीं डालनी पड़ती है। ओटीपी क्या होता है, जब कोई कस्टमर रजिस्टर करना है तो आप पहले तो कोई रिमिटर को रजिस्टर करेंगे, जो पैसा भेजने है उसको रजिस्टर करेंगे, तो एक ओटीपी तो लगेगी क्योंकि उसको आप रजिस्टर कर रहे हैं। फिर उसके आप बेनिफिशियरी को जिसके अकाउंट में जाना उसको और एक बार रजिस्टर करेंगे, तो जब उसको रजिस्टर करेंगे तो उसमें तो ओटीपी चाहिए ना, कि बिना उससे पूछे आपने रजिस्टर कर दिया। तो हो सकता है कोई फ्रॉडलेंट इंटेंट से किसी को डीजी पे चला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो डीजी पे में आए और कुछ फ्रॉड करके चले गए, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कोई फ्रॉडलेंट इंटेंट से ऐसा रजिस्टर करा तो ना कर पाए, इसलिए कस्टमर ओटीपी बताता कि हाँ जी ये एक ओटीपी है, ये मेरा कस्टमर, आप उसको रजिस्टर कर दो। तो 2 ओटीपी अब ट्रांसफर करेगा, तो उस क्योंकि आप उसके बिहाफ पे लॉगिन करते हैं तो वो आपको परमिशन देता है ओटीपी देके कि ये ओटीपी हमारे मेरे लिए लॉगिन कर लो, और फिर पेमेंट कंफर्म करने के लिए, अमाउंट कंफर्म करने के लिए ओटीपी देता है। तो 4 बार पहली बार होता है। दूसरी बार जब आता है तो आप कस्टमर का लॉगिन करिए, कस्टमर के उसमें आप ओटीपी बताएगा, क्लिक करेंगे, इसके बाद उसका बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसफर करने जाएंगे, फिर ओटीपी 2 ओटीपी होती है बस। ओटीपी में भी कॉस्ट है तो हम भी अपना कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहेंगे, पर सिस्टम को सिक्योर तो करना है, तो इसलिए सिस्टम्स हैं वो हर बार 4 नहीं आती, अगली बार से 2 बार ही आती है। पहली बार अगर पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, आप रेमिटर को भी रजिस्टर कर रहे हैं, बेनिफिशियरी को भी रजिस्टर कर रहे हैं, पेमेंट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 4 बार आती है, बाकी 2 ही बार आती है ओटीपी। तो ये रहा। मैं देख लेता हूँ अगर आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो। हाँ, हमारे एक वेली भाई कहते हैं कि डीजी पे में थर्मल प्रिंटर में अगर प्रिंट निकलेगा तो अच्छा होगा, तो वो भी टेस्टिंग चल रही है अभी। एक जब हम लोग नया वर्जन निकालेंगे तो उसमें ये मोस्ट लाइकली ये सर्विस हम एनेबल कर देंगे, जिसमें आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। पर अभी भी आप देखेंगे तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे हैं जिसमें कि आप हमने देखा था, तो वो प्रिंटर कुछ आपका जैसे क्या वर्टिकल प्रिंट ना निकल के हॉरिजॉन्टल प्रिंट निकलता है, बट प्रिंट निकलता है। तो आप ट्राई कर लीजिए, कुछ एक प्रिंटर्स हैं जिसमें अगर आप प्रिंट करते हो, प्रिंटर अगर अटैच है तो उससे प्रिंट करते हैं डीजीपे का, तो सेटअप तो ऐसा है कि वो प्रिंट निकल जाए। बहुत सारे वीडियो ने शेयर किया कि देखिए मैंने निकाल दिया था हमारे प्रिंटर से, तो वो निकल जाएगा। पर वो क्या जुगाड़ है, अभी वो हॉरिजॉन्टल निकलता है और वीएलईज नहीं किया है हम लोग उसमें, और उसको थोड़ा बेटर कर रहे हैं उसमें। और भी जो डिवाइसेज है थर्मल प्रिंटर उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उन प्रिंटर से आप प्रिंट प्रॉपर निकाल पाएंगे, वो चल रहा है। मिनी स्टेटमेंट भी नया जो लॉन्च आएगा और जो वर्जन आएगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसमें मिनी स्टेटमेंट होगा, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं आपके और भी जो इश्यूज हैं उसको देख रहा हूँ जो आप लोग। टीडीएस का था, जो टीडीएस का मैंने आपको बता दिया कैसे बच सकते हैं ऑप्शंस, और हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके बारे में भी आपको जल्दी ही कुछ बताएंगे। एक और हमारे वीएलईज ने बताया है कि कुछ वीएलईज ने अपने लोकल लेवल पे अपने रिलेशंस के बेसिस पे ब्रांचेस में बात की कि देखिए मैं बीसी हूँ और मैं बीसी का काम करता हूँ, डीजी पे एक सर्विस है जो कि बीसी हम काम करते हैं। हमने एक लेटर भी दिया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे कुछ वीएलईज ने जाके अपने ब्रांच में बात की कि मैं बीसी हूँ, ऐसा आता है, मेरा पैसा आता है, पर टीडीएस कट जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ब्रांच अपने रिलेशन पे, तो ब्रांचेस ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने लेटर मांगा कि आपको जिसने अपॉइंट किया है वो लेटर आप दीजिए। तो हमने उन लोगों को हमारे सारे स्टेट में, स्टेट स्पोक्स पास वो लेटर है, स्टेट हेड इज ऑथराइज्ड टू साइन, हम भी यहाँ से दे देते हैं। वो लेटर हमने इशू किया, उन्होंने जाके सबमिट किया और उनका टीडीएस बैंक ने एग्जाम कर दिया। तो आप भी अपने लोकल लेवल पे ब्रांच में अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं तो वहाँ पे जाके देके और आप उससे एग्जाम्शन ले सकते हैं। बट
इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द ब्रांच। ब्रांच अगर अलाउ करती है तो हम आपको लेटर जरूर इशू कर देंगे। हमारे स्टेट में भी दिया हुआ है, स्टेट हेड के साइन से। नहीं होता तो हम यहाँ से भी बहुत लोगों को भेजा हमने, लोगों ने किया है, तो वो एग्जेम्पशन मिल गया। सो होपफुली मैंने सारा कवर किया है अभी तक, और जो कुछ रह गया है आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी हमसे पूछ सकते हैं। एक मैं ट्विटर हैंडल हम लोग बना जाए डीजीपे का, डीजीपे में भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जिसमें हम लोग वहां से भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए बहुत सारे जगह से रिस्पॉन्स आता है, आप मेल भी करते हैं, उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका एक रिस्पॉन्स का सिस्टम बना हुआ है डीजीपे और सीसी क्लाउड पे, वहां से भी करते हैं। बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप भी आते हैं, हम जहाँ तक हो सकता है मैनेज हो सकता है हम व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्स करते हैं। ट्विटर पे भी जो हम लोग ट्वीट करते हैं, कुछ लोगों का इश्यूज आता है, उस पर भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, डिटेल लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एक और बना रहे हैं, उस पर भी हम डालेंगे, पर जेन्युइन कंसर्न्स डालिए और हम उसका वहां से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको सपोर्ट लोकल लेवल पे भी आप अपने डीएम डीसी जो हमारे हैं उनसे भी हम इंश्योर कराएंगे। कोई नहीं करता है तो आप हमें बता सकते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल, सब कुछ है आपके पास, तो आप हमसे बताइए और हमको आपको बताएंगे। तो मैंने अभी तक जो मुझे आपको बताना था वो मैंने कवर कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट सेशन फिर से करेंगे, जल्दी करेंगे। एक बार अगर कुछ नया हम करते हैं, कुछ नई चीजें ले आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपको और बताएंगे और करेंगे। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डीजी पे में ट्रांजैक्शंस करिए, लोगों को सर्विस दीजिए। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, लोगों की सहायता करिए, हेल्प करिए लोगों को, और उनको कैश विड्रॉ करने में मदद करिए। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करिए जिससे आपका और हमारा सबका नाम खराब हो। तो इसी को रखते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम आउट ऑफ योर daily schedule. You have been doing business by that time, so thank you so much. We will see you again. Thank you so much.